क्या आप भी जब अपने क्लिनिक में बैठते हैं, तो आपको ये फ़ील होता है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, उनके लगभग एक तरह के ही लक्षण हैं? या फिर आपको ये फ़ील होता होगा कि सेम ही सिम्पटम बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ में पाया जाता है। तो ऐसे में हम डॉक्टर्स डिसाइड कैसे करेंगे कि पेशेंट जो है, उसको मूल व्याधि कौन-सी है? और ये जो सिम्पटम्स उसको आ रहे हैं, वो किस व्याधि की वजह से आ रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, यही वो टाइम है जब हमें ज़रूरत पड़ती है सापेक्ष निदान की, ठीक है? तो आज की हम वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 4 बीएमएस सेकंड ईयर रोग निदान का चैप्टर नंबर 4 में जो सापेक्ष निदान और व्यवच्छेदक निदान दिया है, उसको कवर करेंगे। इसको हम मॉडर्न में डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा भी कहते हैं, ठीक है? तो सिलेबस के पॉइंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे 4-5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला है व्यवच्छेदक निदान, उक्त व्याधि और अनुक्त व्याधि के विद एग्जांपल्स। उसके बाद आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ डेवलपिंग, स्क्रीनिंग, ट्रायज, कंफर्मेशन, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोस्टिक टूल्स इन आयुर्वेदा फॉर इमर्जिंग डिजीजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवच्छेदक निदान हमने करना है, ठीक है? व्यवच्छेदक निदान को ही हम सापेक्ष निदान जो है वो कहते हैं। तो सापेक्ष निदान किसका करना है हमें? डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसका करना है हमने? उक्त डिजीज का और अनुक्त डिजीज का। देखिए, उक्त डिजीज क्या होती है? उक्त मतलब जो कहा गया है, ठीक है? और अनुक्त जो नहीं कहा गया, ठीक है? तो जो हमारे आचार्यों ने जिन डिजीजेस का, जिन व्याधियों का वर्णन कर रखा है, उनको हम कहते हैं उक्त व्याधि। फॉर एग्जाम्पल, ज्वर कैसी व्याधि है? ज्वर को हमारी सारी संहिताओं में मिलता है हमें ज्वर व्याधि पढ़ने के लिए, तो ज्वर एक उक्त व्याधि है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हाइपरटेंशन, तो आपको कहीं पे चैप्टर मिलेगा जहाँ पे हाइपरटेंशन का डायरेक्ट वर्णन किया होगा? नहीं मिलेगा। तो हाइपरटेंशन क्या है? ये आज के टाइम की डिजीज़ है जिसे हम अनुक्त व्याधि के अंतर्गत जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने आज पहले पढ़ लेते हैं कि उक्त व्याधियाँ कौन-सी हैं और अनुक्त व्याधियाँ कौन-सी हैं। तो उक्त व्याधियाँ वो व्याधियाँ हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है और जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता, वो हैं अनुक्त व्याधियाँ। ठीक है? अब अनुक्त व्याधियों को कैसे आप डायग्नोज़ करोगे? जो उक्त व्याधियाँ हैं उनका तो हम कर लेते हैं कि चलो हमारे आचार्यों ने बता रखा है कि इसके ये सिम्पटम्स होंगे, ये इसके रूप हैं, ये लक्षण है, ये निदान है। उसका हम फिर भी कहीं न कहीं से उपचार जो है वो कर लेंगे, उसका डायग्नोसिस कर लेंगे। लेकिन अनुक्त व्याधि का डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? यही हमने आज के चैप्टर में देखना है। ठीक है? तो हमारे आचार्य चरक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे जो रोग हैं, वो अपरिसंख्य भवन्ति ही, मतलब कि इतने ज़्यादा रोग हैं कि उनकी संख्या कल्पना ही, मतलब कल्पना से परे है। तो ऐसे रोगों में हमने क्या मेन देखना है? रुजा, कौन किस प्रकार की रुजा है, वर्ण किस प्रकार का वर्ण है, समुत्थान किस जगह पे वो हुई है, ठीक है? और अधिष्ठान किस अधिष्ठान की वो व्याधि है। तो इनके विभिन्न भेदों के अकॉर्डिंग जो व्याधियाँ हैं वो असंख्य हो सकती हैं। जैसे रुजा, रुजा सिर्फ़ एक तरह की तो है नहीं है, अब रुजा तोद भी रुजा है, भेद भी रुजा है, ठीक है? और जैसे सुई चुभने जैसी पीड़ा, ये भी, और डल-डल पेन होना है, तो ये सारे क्या है? ये सारे रुजा के टाइप्स हैं। अब एक ही रुजा इतने टाइप की है, तो ये अलग-अलग 4 बीमारियाँ हो गई यहाँ पे। ऐसे ही वर्ण के अकॉर्डिंग, ठीक है? कभी किसी व्याधि में वर्ण जो है वो कृष्ण वर्ण आ सकता है, कभी रक्त वर्ण आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी व्याधियाँ जो हैं वो क्या हो जाएँगी? अलग-अलग हो जाएँगी। फिर समूथान भेद से, कहाँ पे हुई है, या निदान भेद से, है ना? समूथान का मतलब क्या होता है? समूथान का मतलब है कि कारण, कारण भेद से, निदान भेद से। अब जैसे वात प्रकोप के क्या कारण आपको पता है? वात प्रकोप के हमें पता है कि वात जो है वो रुक्ष कारणों से भी, रुक्ष, शीत, लघु इत्यादि जो वात के लक्षण हैं, इनका अगर आप अत्यधिक सेवन करोगे तो वात दोष जो है वो प्रकोपित हो जाएगी। तो अगर कोई व्याधि सिर्फ़ वात के रुक्ष गुण की वजह से हो रही है, एक व्याधि है जो सिर्फ़ शीत गुण की वजह से हो रही है, एक है जो सिर्फ़ लघु गुण की वजह से हो रही है, तो समुत्थान के अकॉर्डिंग, या फिर एक जो व्याधि है वो वातवर्धक, जैसे मटर जो है वो वात बढ़ाने वाले हैं, उसकी वजह से हो रही है। एक जो है अत्यधिक व्यायाम करने से हो रही है, ठीक है, वात व्याधि। एक जो है रात्रि जागरण की वजह से हो रही है। तो निदान के डिफरेंट होने के कारण भी अलग-अलग व्याधियों का नामकरण जो है वो आ जाता है।
फिर अधिष्ठान, कहाँ पे जो है आपकी व्याधि हो रही है, सिर में दर्द है तो अलग सिर शूल हो जाएगा, उदर में है तो उदर शूल हो जाएगा। तो इनके जो नाम है वो क्या हो जाएँगे, असंख्य हो जाएँगे इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है? तो फिर हम इनका नामकरण तो कर नहीं सकते, अब क्या करें? तो आचार्य कहते हैं कि विकार का नाम जो है वो जानना ज़्यादा उचित, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कि हो सकता है कि कभी-कभी जो वैद्य है वो किसी व्याधि का नाम ना जानता हो या फिर उसका नामकरण करने में वो असमर्थ हो, ठीक है? क्योंकि सभी विकारों का नाम जो है वो आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो व्याधियाँ हैं ही इतनी अपरिसंख्य। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में जो वैद्य है उसको कौन-सा दोष कुपित हो रखा है, किस निदान से कुपित हुआ है, कौन से स्थान में जाके जो है वो व्याधि उत्पन्न हुई है, ठीक है? उस व्याधि का प्रकृति क्या है, कौन से दोष हैं उसमें, अधिष्ठान क्या है, कौन-सा उसका निदान है, ये चीज़ें देख के जो है वो कर्म यानी कि चिकित्सा उस वैद्य को करनी चाहिए, ठीक है? तो चाहे अनुक्त व्याधि भी है, उनके हम ये चीज़ें देख लेंगे कि वो कौन से दोष से हुई है, किस निदान से हुई है, किस स्थान पे हुई है, तो इसके बेसिस पे हम चिकित्सा कर देंगे, ठीक है? फिर आगे आचार्य सुश्रुत भी ऐसा ही बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ना अस्ति रोगो, कोई भी रोग बिना दोषों के विषम हुए नहीं होता, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो व्याधि अनुक्त है जिसके बारे में शास्त्र में वर्णित नहीं किया हुआ, उस व्याधि में दोषों की क्या अवस्था है, उसको जान के हमें चिकित्सा कर देनी चाहिए। फिर आगे अष्टांग हृदय में हमारे भागवत आचार्य बोलते हैं कि नाना रूप परिसंख्य विकारे, जो विकार है वो कितने हैं, विकार अपरिसंख्य है, ठीक है? लेकिन उनका कारण सिर्फ क्या है, उनका कारण सिर्फ कुपित मल ही है। और मल क्या होता है, मल सिर्फ यहाँ पे पुरीष मूत्र नहीं है, जब दोष कुपित हो जाते हैं तो वो भी मल कहलाते हैं, दूषित धातुएं भी मल कहलाती हैं, ठीक है? तो जो कुपित मल है यही अनेक प्रकार के विकारों का कारण है, और जब आपको चिकित्सा करनी है तो आप इन्हीं कुपित मल को चिकित्सा करोगे। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हमें जो अनुक्त व्याधियाँ हैं उनकी किस-किस फैक्टर की हमें जो परीक्षा है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हेतु, कि किस निदान से, किन चीज़ों का सेवन करने से वो व्याधि हो रही है, ठीक है? फिर व्याधि का प्रतिकार कैसे होगा? फिर व्याधि में निषेध का क्रम, मतलब कि व्याधि के देखो पहले हमने क्या देखना है कि जो जो व्याधि है उसके ये निदान है, ठीक है? ये उसके प्रकोप होने के कारण है। ठीक है? अभी इन कारणों की वजह से जो व्याधि है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये व्याधि की योनि है कि वो व्याधि जो है वो बचपन से है या फिर बाद में उत्पन्न हुई है। ये उसका सम्मुत्थान है, मतलब ये उसके निदान है। ये उसकी आत्मा है व्याधि की, है ना? कि आरंभक वो क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध क्या है, लक्षण कैसे हैं, वेदना कैसी है, स्थान कैसा है, किस स्वरूप का है वो व्याधि, जो है किस स्थान से शुरू हुई, कहाँ पे फिर जा रही है, अभी फैल कहाँ पे रही है। जैसे पेन जो है वो कई बारी बैक एक से शुरू होके नीचे लेग तक जो है वो रेडिएट होती है। तो मतलब क्रम क्या है व्याधि का, उसके प्रोग्नोसिस क्या है व्याधि का, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ठीक है? इसको क्या नाम आप दे सकते हो, और क्या-क्या और भी चीज़ें जो हैं वो उस व्याधि में है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको परीक्षा करनी है अनुक्त व्याधि में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को मान लो हाइपरटेंशन ही है, ये अनुक्त व्याधि है। तो आपको सबसे पहले इसके निदान ढूँढने हैं कि किन कारणों की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन होता है। फिर ये किन कारणों की वजह से जो ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है, ठीक है? यानी कि उपशय क्या है, अनुपशय क्या है, किन कारणों की वजह से ये और भी बढ़ जाती है बीमारी। फिर इसके लक्षण क्या-क्या हैं, ठीक है? रूप क्या है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्या नाम दे सकते हो, कौन से दोष इसमें इन्वॉल्व्ड है, शब्द स्पर्श रूप क्या है, वर्ण कौन-सा हो रहा है पेशेंट का इस व्याधि में। ये सब चीज़ें हमें अनुक्त व्याधि की परीक्षा के लिए देखनी चाहिए, ठीक है? तो हमारे चरक शरीर स्थान में कहते हैं कि शरीर के जो अवयव हैं, देखो हमें पता है हमारी बॉडी के सेल्स कितने हैं, आप काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते ना। तो सेल्स क्या है, इन्यूमरेबल है, मतलब इनफाइनाइट नंबर में है। ऐसे ही हमारी जो व्याधियाँ हैं वो भी क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि एक कभी कौन से सेल में बीमारी होएगी वो किसी तरह की होएगी, कभी दूसरे में होएगी, है ना? लेकिन बीमारी करने वाले जो दोष हैं वो तो सेम ही है, तो इसीलिए अनुक्त व्याधि में भी अगर आपको चिकित्सा करनी है तो जो मूलभूत कारण है, जो मूलभूत निदान है, उन्हीं को देखते हुए आपको चिकित्सा जो है वो करनी है। तो कैसे
करना है आपने क्या-क्या पहले पहले मैंने ये तो बता ही दिया। उक्त व्याधियों की परीक्षा हम जिन फैक्टर्स से करते हैं, उन्हीं फैक्टर से हम अनुक्त व्याधियों की चिकित्सा करेंगे, है ना? और क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोष देख लेंगे। अगर कोई अनुक्त व्याधि है कि इसमें आपको कौन-सा दोष जो है वो नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन है, अब हाइपरटेंशन में क्या होता है, पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ जाता है। बीपी बढ़ रहा है मतलब वात का चल गुण जो है वो बढ़ गया, है ना? तो यहाँ पे हमें दो वात दोष यानी कि ये वात प्रधान व्याधि हो गई। फिर लक्षण देख लेने हैं, इसमें पेशेंट का क्या होगा, जैसे धड़कन बढ़ेगी, है ना, हृदय द्रव होगा, घबराहट होगी उसको। फिर हमने उसकी नाड़ी परीक्षा कर लेनी है, पेशेंट की जीपा परीक्षा कर लेनी है। हमने देखना है उसकी जीवन शैली, उसका कैसा जो है वो लाइफ़स्टाइल है, मतलब फिर हाइपरटेंशन में हमें कैसा लाइफ़स्टाइल मिलेगा, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मिलेगा। फिर उसकी जनरल हमने वो कर लेना है परीक्षा एग्ज़ामिनेशन, जिसमें हमने उसका बीपी, पल्स, नाड़ी, त्वक केश जो भी हमारी परीक्षाएँ बताई हुई हैं अष्टविध, अश्विध वो कर लेंगे। उसकी पुराना हिस्ट्री मतलब पास्ट हिस्ट्री देख लेंगे हम, अगर सिग्निफिकेंट है कि नहीं, है ना? और ये सब देख के फिर हम उसकी चिकित्सा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा उक्त एंड अनुक्त व्याधि, ठीक है? इसके बाद आता है, अब उक्त और अनुक्त व्याधि तो पढ़ ली ना, इसके बाद हमें करना क्या था, इन व्याधियों का निदान करना था, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मैंने क्या बोला कि बहुत सारी व्याधियाँ ऐसी हैं जिनके सिम्टम्स क्या हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सेम ही सिम्टम्स हैं, है ना? तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप वहाँ पे सापेक्ष निदान मतलब कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कैसे करना होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हम पेशेंट के उसके मतलब कि कारणों को देखते हैं, है ना? उसके मेन लक्षणों को देखते हैं और उपशय अनुपशय ये चीज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे 3 व्याधियाँ बताई हैं, अना, आद्यमन और आटो, ठीक है? अब ये देखने में एक ही तरह की व्याधियाँ लग रही हैं क्योंकि ये तीनों अग्निमांद्य से होने वाली व्याधियाँ हैं, ठीक है? तो इनमें आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे? देखो अनाह में क्या होता है, ना तो पेशेंट को स्टूल पास होता है, ना उसको फ्लैटुलेंस पास होता। दोनों के ना मतलब निकलने से पेट पेट जो है वो फूल जाता है, ठीक है? अब आद्यमान में भी पेट फूलता है लेकिन कहाँ पे? नाभि के नीचे वाला, प्लस उसमें शूल भी मिलेगी आपको। अब आटोप में क्या है, आटोप में मेन जो लक्षण है वो है पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आना, ठीक है? इसमें ये मेन मिलना चाहिए। फिर अनाम में आपको कारण हमें पता लग गया कि मल और वायु के रुकने से ये हुआ है। आद्यमान मेनली वायु के कारण होता है और जो आटोप है इसमें तीनों दोषों के जो संचरण है, जो गति है वो रुक जाती है, इसीलिए आटोप होता है, ठीक है? तो इसमें क्या था, शूल मेन था, इसमें गुड़गुड़ मेन थी, इसमें क्या होगा, पूरे पेट में भारीपन और फुलाव होगा, ठीक है? तो ये हमें क्या हो जाएगा, इन्हीं इन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेंगे। इसी प्रकार से हम अवबाहुक और विषवाची में कर सकते हैं, महाकुष्ठ और कुष्ठ में कर सकते हैं, संदिग्ध वात रक्त और आम वात में कर सकते हैं। अब जैसे तीनों ही, जैसे संदिग्ध वात, वात रक्त और आम वात, तीनों में पेशेंट के जैसे नीज है ना, नी में पेन होती है। अब कोई आपके पास 60 ईयर पेशेंट आ रहा है, उसके नी में पेन हो रही है, ठीक है? अब आपको क्या पता वो संदिग्ध वात है, वात रक्त है या आम वात है ना? तो हम पहले क्या देखेंगे कि दोष, संधिगत वात में सिर्फ वात होता है, वात रक्त में वात के साथ रक्त होता है और आम वात में आम दोष होता है, ठीक है? संधिगत वात सिर्फ संधि प्रदेश में होता है, वात रक्त जो है इसमें 3 दूष्य होते हैं, त्वचा, रक्त और मांस, और आम वात में मेन जो है वो रस धातु की दृष्टि होती है। संधिगत वात प्योरली वात डिसऑर्डर है, इसीलिए वात प्रकोपक निदान पेशेंट में मिलेंगे, इसमें क्योंकि रक्त की दृष्टि भी है तो रक्त प्रकोपक निदान भी मिलेंगे, और आम वात में आम दोष भी या आम के लक्षण आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें आम की वजह से क्या होता है, बॉडी में स्टिफनेस आती है, तो आम वात में क्या होगा, उसमें स्टिफनेस भी रहेगी। संधिगत वात में स्टिफनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, और वात रक्त में स्तब्धता तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि रक्त है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इसी के बेसिस पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेंगे। अगर पेशेंट को दाह नहीं है तो मतलब वात रक्त कैंसिल हो गया, है ना? अगर स्तब्धता नहीं है तो मतलब उसका आम वात कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर, संधिगत वात। इसी तरह से आपको क्या करना है, उसका विच्छेदक निदान जो है वो करना है, ठीक है? तो विच्छेदक जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसका मतलब है डिफरेंशियल, और निदान क्या होता है, डायग्नोस करना, ठीक है? मॉडर्न में हम इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। मॉडर्न में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कोई पेशेंट आया, हम उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं पूरी, है ना? उसके बाद हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो मैंने आपको हिस्ट्री टेकिंग में बताया था, जैसे बीपी हो गया, पल्स हो गया, हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना? उसका हाइट वेट ये सब देख लेते हैं। फिर हम
देख हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जैसे नी पेन का ही पेशेंट है ना, तो हम उसके जो भी पॉसिबल डायग्नोसिस हैं वो लिखते हैं। हो सकता है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, हो सकता है पेशेंट को गाउट हो, तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि ज़्यादातर हमें क्या लग रहा है। मान लो पेशेंट को स्टिफनेस है और हमें मेनली आर ए लग रहा है, ठीक है। फिर हम आर ए को देखने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हम तीनों की इन्वेस्टिगेशन निकलवाएंगे। सबसे पहले जिस डायग्नोसिस के ऊपर हमें शक है वो वाला डायग्नोसिस करवाएंगे हम, ठीक है। आर ए को देखने के लिए हम फिर क्या करेंगे, आर ए फैक्टर चेक करवा लेंगे, ई एस आर करवा लेंगे, है ना, ये चीज़ें करवा लेंगे। अब अगर आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट कर रही हैं आपके डायग्नोसिस को, तो फिर आप क्या करते रहोगे, मतलब आर ए को आप कंफर्म करोगे और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस था और गाउट था उसको कैंसिल करोगे। फिर आपका कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस और उसके बाद आप जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं या फिर जो टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गई, है ना, एमआरआई होगी, सीटी स्कैन, इनका यूज़ करते हैं कंफर्म करने के लिए मॉडर्न, उसमें मॉडर्न जो मेडिसिन है हमारी वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसी चैप्टर का वो है स्कोप ऑफ डेवलपिंग स्क्रीनिंग टूल्स। कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल, ट्रायज टूल, कंफर्मेशन टूल, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोस्टिक टूल, ये जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।